जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर मेंटर पे। तो चलिए आज हम दरोगा का फिर से सीरीज लेकर आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। और मज़ा आ रहा है तो उसमें लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज शुरू करते हैं फिर से एक नए सेट को। इस सेट में जनरली 10 क्वेश्चन ही रहते हैं, जैसे ज़्यादा आपका टाइम टेकन ना हो, आप कभी भी इसका मतलब वीडियो देखकर रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? कौन सा विद्रोह का जिक्र जो है आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, ध्यान रखिएगा किसका उपन्यास है आनंद मठ? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। और कौन सा विद्रोह इसमें जो है ज़्यादा फेमस यानी प्रसिद्ध हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन आपका है भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह और एक है सन्यासी विद्रोह। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिएगा। कौन सा विद्रोह जो है ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, कौन से उपन्यास से? आनंद मठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आनंद मठ का जो है उपन्यास 1882 में लिखा गया, 1882 में लिखा गया था और ये जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया था। बांग्ला भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का, जो 1882 में लिखे थे, बांग्ला भाषा में लिखे थे आनंद मठ, इसमें जो है जनरली सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था। जो ज़्यादा विद्रोह फेमस हुआ था वो कौन सा विद्रोह फेमस हुआ था? सन्यासी विद्रोह फेमस हुआ था। अब इसको सन्यासी विद्रोह क्यों कहा गया? क्योंकि जो लुटेरे होते थे, भारतीय लुटेरे कह सकते हैं एक तरह से, सन्यासियों के भेष में आकर अंग्रेजों को लूटते थे। सन्यासियों के भेष में आकर किसको लूटते थे? अंग्रेजों को लूटते थे। और जो सन्यासी विद्रोह जो है हमारा, सन्यासी विद्रोह हमारा 1763 से लगभग 1763 से लेकर 1763 से लेकर लगभग 1800 ईस्वी तक चला था। 63 से लेकर लगभग 1800 ईस्वी तक चला था। और सन्यासी विद्रोह का अगर देखा जाए नेतृत्वकर्ता में के रूप में केना सरकार और डीजी नारायण थे। कौन थे? केना सरकार और डीजी नारायण। तो हमारा जो आनंद मठ पुस्तक है उसमें कौन से विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का। उसके बाद अगर इसमें बात करिएगा तो वंदे मातरम भी जो है आनंद मठ के, मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से ही लिया गया है वंदे मातरम हमारा। तो ध्यान रखिएगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें भील विद्रोह, तो भील विद्रोह जो है हमारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में किया गया था। भील विद्रोह कौन से क्षेत्र में किया गया था? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में किया गया था। और ये जो है 1817 से लेकर, मतलब बोल सकते हैं 1818 से लेकर 1980 तक एडी तक चला था। 1818 से लेकर 1900 तक चला था। ये भी एक जो था जनजातीय विद्रोह था। क्यों जनजातीय विद्रोह था? क्योंकि इसी के दौरान जो था भील विद्रोह में जनजातियों से, यानी जो जंगल में निवास करते थे आदिवासियों से, उनका जमीन छीन लिया गया था, जिसके कारण वो विद्रोह कर रहे थे। यानी बोल सकते हैं वनों पर अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी सरकार कर चुकी थी, जिसके कारण ये अपना अधिकार के लिए विद्रोह करते थे। वही अगर बात करिए वीरभूम विद्रोह, तो वीरभूम विद्रोह जो है संथाल विद्रोह जो हुआ था बिहार और झारखंड वाले इलाके में, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह जो है वीरभूम से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? शास्त्रीय गायक, ध्यान दीजिएगा, कौन एक जो हिंदुस्तानी है वो शास्त्रीय गायक है? जल्दी से बताइएगा आंसर। कौन एक हिंदुस्तानी जो है एक शास्त्रीय गायक है? जल्दी से। तो शास्त्रीय गायक में देखिएगा तो हमारा गंगूबाई हंगल का आता है नाम।
किसका नाम आता है? गंगूबाई हंगल का। और अगर शास्त्रीय का बात किया जाए, शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय गायक का बात किया जाए तो इसमें नाम आता है तानसेन का आता है। और शास्त्रीय जो गायक होते हैं उनमें नाम आता है तानसेन का, तानसेन का। गिरिजा देवी का नाम आता है, गिरिजा देवी का नाम आता है, तानसेन का नाम आता है, गिरिजा देवी का नाम आता है। और बोले तो गुलाम अली खान का नाम आता है, मल्लिकार्जुन मंसूर का नाम आता है, गुलाम अली खान का नाम आता है, गुलाम अली खान, मल्लिकार्जुन मंसूर, मल्लिकार्जुन मंसूर। तो इन सब का नाम आता है आपका किसमें? तो ये शास्त्रीय गायक के रूप में आता है। और अगर देखा जाए तो पंडित जसराज का, पंडित जसराज, पंडित जसराज, एक नाम यहां पे दिख रहा होगा गंगूबाई हंगल। तो ये सब शास्त्रीय गायक के रूप में प्रसिद्ध थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक के रूप में ये सब जो नाम है वो प्रसिद्ध नामों में से है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन आंसर हो जाएगा? गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान किसके जो है अनुभवों पर आधारित है? यानी कि ये जो पुस्तक है कोलंबो से अल्मोड़ा, कोलंबो से अल्मोड़ा पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी बताइएगा, किसके द्वारा लिखा गया है कोलंबो से अल्मोड़ा? ऑप्शन में है आपका वीर सावरकर, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। जल्दी से ऑप्शन बताइएगा कौन सा आंसर होगा, जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा कोलंबो से अल्मोड़ा तक का जो अनुभव का विवरण जो दिया गया है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया है, स्वामी विवेकानंद द्वारा। जब 1897 में, ध्यान दीजिएगा 1897 में स्वामी विवेकानंद कोलंबो से अल्मोड़ा तक का यात्रा किए थे तो उस समय अपने ये अनुभव का साझा किए थे स्वामी विवेकानंद। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का स्थापना करते हैं, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का स्थापना कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद करते हैं। कब करते हैं? तो ध्यान रखिएगा 1897 में करते हैं, 1897 में ही रामकृष्ण मिशन का स्थापना करते हैं। उसके बाद अमेरिका जाके भाषण देते हैं जो कि आप लोगों ने जाना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका आंसर तो स्वामी विवेकानंद हो गया। और अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे दिख रहा होगा वीर सावरकर। वीर सावरकर का संबंध अगर जो देखा जाए तो अभिनव भारत से है, अभिनव भारत से, अभिनव भारत का संस्थापक, जो कि जिसकी स्थापना 1904 में किया गया था। अभिनव भारत का स्थापना कहाँ किया गया था? 1904 में किया जाता है। और वीर सावरकर, वीडी सावरकर वही इंसान है जिनको लंदन से पकड़कर इंडिया लाया जा रहा था, तो जहाज से छलांग लगाकर और भाग जाते हैं, लेकिन फिर से पकड़ा कर आते हैं और इनको काला पानी का सजा दिया जाता है। कहाँ पे? तो अंडमान जेल में जो है इनको काले पानी का सजा दिया जाता है। बाद में बहुत सारे प्रार्थना याचनाएं करते हैं, अंत में गांधी जी के याचनाएं पे इनको छोड़ दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। एनी बेसेंट की अगर बात करें तो एनी बेसेंट जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला जो थी अध्यक्ष बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहला महिला कोई अध्यक्षता किया था तो एनी बेसेंट ही किए थे। एनी बेसेंट अगर हम बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 में किए थे, 1917 में किए थे। और ये पत्रिका 1916 में अगर बात करें, 1916 में बात करें तो ये जो है होम रूल लीग आंदोलन का मतलब शुरुआत भी किए थे। होम रूल लीग आंदोलन जो शुरू हुआ था एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा और एक एनी बेसेंट द्वारा। तो होम रूल लीग आंदोलन जो शुरू हुआ था तो उसमें ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक दो पत्रिका निकाले थे। कौन कौन? न्यू इंडिया, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ नामक दो पत्रिका निकाले थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जो एनी बेसेंट थी, जो होम रूल का स्थापना हुआ था, होम रूल लीग का,
तो उसमें एनी बेसेंट पहले किए थे या बाल गंगाधर तिलक वाला जो था वो पहले हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक वाला पहले हुआ था, इनका बाद में सितंबर में हुआ था, उनका अप्रैल में हो चुका था। तो इसको ध्यान रखना है। अगर रामकृष्ण परमहंस का बात किया जाए तो ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। किनके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु, स्वामी विवेकानंद के गुरु। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो ध्यान रखिएगा इन सब पॉइंट को। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम असत्य है? कौन सा नदी का उद्गम असत्य है? असत्य कहने का मतलब गलत है, गलत है। जल्दी से बताइएगा, असत्य मतलब गलत है। महानदी छत्तीसगढ़, कावेरी आंध्र प्रदेश, गोदावरी महाराष्ट्र, ताप्ती मध्य प्रदेश। जल्दी से बताइएगा किसका ऑप्शन गलत है, जल्दी। तो इसको देखते हैं। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के जो सिंहवा पर्वत श्रेणी है वहां से निकलती है। तो सिंहवा पर्वत श्रेणी से निकलती है, पहला ऑप्शन सही है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के कहां से निकलती है? त्रयंबक से, त्रयंबक से निकलती है, ये भी सही है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये भी सही है। तो कावेरी नदी कहां से निकलती है? आंध्र प्रदेश से निकलती है? नहीं, कावेरी नदी हमारा कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। अगर बात करें दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। अगर हम बात करें दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है? अगर हम बात कर ले दक्षिणी गंगा की बात, तो दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। गोदावरी को इसलिए दक्षिणी गंगा कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका लंबाई 1465 किलोमीटर पड़ता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है, जिसका लंबाई कितना पड़ता है? 1465 किलोमीटर। वही अगर बात करें तो कावेरी दक्षिण की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि दक्षिण के लोग इसको पवित्र मानते हैं। कावेरी को दक्षिण के लोग क्या मानते हैं? पवित्र नदी, पवित्र नदी मानते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। महानदी, गोदावरी और जो कावेरी है, ये तीनों नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीनों नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ताप्ती नदी किधर गिरती है? तो ताप्ती नदी अरब सागर में अपना जल का विसर्जन कहाँ करेगी? अरब सागर में करती है। ध्यान रखिएगा, जैसे अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां में ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई, माही हो गई, उसके बाद पेरियार हो गया, पंबा हो गया, मांडवी हो गया, जुआरी हो गया, शरावती हो गया। तो ये सब कुछ नदियां हैं जो कि दक्षिण भारत में है और कहाँ पे? अरब सागर में अपना जल का विसर्जन करती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CISR, CSIR क्या इसका शॉर्ट फॉर्म होता है? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसका जो बताइएगा, इसका क्या पूछ रहा है? अध्यक्ष। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका अध्यक्ष जो होते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। तो बताइएगा CISR का अध्यक्ष कौन? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी से बताइएगा, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो हमारे मोदी जी यानी नरेंद्र मोदी जी जो है
CSIR का भी वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है। इसका अगर हेडक्वार्टर का बात किया जाए, हेडक्वार्टर का बात करिएगा तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होता है, तो उपाध्यक्ष केंद्रीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी होते हैं। केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ये क्या होते हैं, इसका उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति, तो ये तीनों सेना का प्रमुख होते हैं। ये जो होते हैं तीनों सेना का प्रमुख होते हैं। तीनों सेना का प्रमुख कौन होते हैं, भारत का राष्ट्रपति। अगर बात करें उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा का सभापति होते हैं। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो ऑप्शन देखिएगा, जे थॉमसन, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो हरित क्रांति का बात ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर बात करें हरित क्रांति का, दिख रहा है कलर, दूसरा कर देते हैं। हरित क्रांति का अगर बात करें, हरित क्रांति का प्रयोग, हरित क्रांति जो वर्ड है उसका प्रयोग सबसे पहले जो थे विलियम गैड ने किया था। विलियम गैड या गॉड कहीं देता है, तो विलियम गैड जो थे वो हरित क्रांति जो शब्द है वो शब्द का प्रयोग किए थे। विलियम गैड जो क्या किए थे, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, विलियम गैड किए थे। लेकिन हरित क्रांति का अगर जनक पूछा जाए, हरित क्रांति का जनक कौन है, तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग थे। हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक, जो कि कहाँ पे ये विश्व में अगर पूछा जाए तो हरित क्रांति के जनक कौन हुए, आपके नॉर्मन बोरलॉग हुए। ध्यान रखिएगा, इनको 1970 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना गया है, तो अगर भारत में हरित क्रांति के जनक देखा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना गया है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना गया है, एम.एस. स्वामीनाथन को। तो इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, विलियम गैड ने किया था। हरित क्रांति का जनक विश्व में किसको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और हरित क्रांति का जनक भारत में किसको माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। उसमें से एक इंसान ये भी है, एम.एस. स्वामीनाथन। एक बिहार के हैं जो आपके कर्पूरी ठाकुर हो गए, एक लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, एक चौधरी चरण सिंह हो गए, समझे। तो ये सब जो है पिछला बार भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया था, उनमें एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइएगा। तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान का अगर बात किया जाए तो ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। ध्यान रखिएगा, स्टैटिक का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है। श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। तो श्री कुमार बनर्जी जो है हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है, परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है।
ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना जो होता है ये 1948 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1948 में किया जाता है, डॉक्टर होमियो जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। डॉक्टर होमियो जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया जाता है। डॉक्टर होमियो जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमियो जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमियो जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इसका गठन किया जाता है। और इसका अगर वर्तमान में अध्यक्ष देखिएगा अगर इसका, तो अजीत कुमार मोहंती हैं। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष का अगर बात किया जाए, वर्तमान अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा। तो जो कुमार बनर्जी, ये 2012 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष इनको कब बनाया गया था? 2012 में। 2012 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नगर कोझिकोड कहलाता है। नगर कोझिकोड कहलाता है। जो कोझिकोड जो है नगर क्या कहलाता है, यानी कि इसका अब का नाम क्या है या प्राचीन नाम इसका कोझिकोड नगर क्या पूरा प्राचीन नाम क्या है, यानी पहले का नाम क्या था, उसको ध्यान रखिएगा। तो कोझिकोड नगर जो है केरला में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? केरला में पड़ता है। और केरला के कालीकट, कौन सा? कालीकट को ही कोझिकोड कहा गया है। कालीकट को ही कोझिकोड कहा गया है। तो कोझिकोड क्या कहलाता है? कालीकट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत, पहले ये कंफ्यूजन मत होइए कि राष्ट्रगीत क्या है और राष्ट्रगान क्या है। बताइएगा जल्दी से, राष्ट्रीय गीत क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, वंदे मातरम है। और राष्ट्रगान क्या है हमारा? तो जनगण मन है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ। किसके द्वारा लिखा गया है? ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय कभी देता है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। कौन लिखा गया? आनंद मठ पुस्तक जो है उपन्यास लिखा गया है, समझे। और इसी में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख, जो पहला क्वेश्चन आया था उसका भी जिक्र देखने को मिला। तो इसी से वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत जो लिया गया है, इसी से लिया गया है। गोदान अगर देखिएगा तो प्रेमचंद का उपन्यास है। किसका है? प्रेमचंद का। प्रेमचंद का उपन्यास कौन है? गोदान है, ध्यान रखिएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन था, यही 10 क्वेश्चन था। आपको देख के अच्छा लगा होगा। इसमें स्टैटिक का क्वेश्चन ज़्यादा पड़ गया था, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह से और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए बार बार। और स्टैटिक का क्वेश्चन जितना आप याद कर सकते हैं, इनका डाटा चेंज होने वाला नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।